Hello everyone, welcome to the live session of Shukla Classes Official. And today only one is connected so far, that is Ram Sagar Yadav. A very good morning to you, beta. Good morning Anurag, good morning Anup, Suman, Hars Pandey, Himanshu Yadav, Ragini Pal, Mahi, that is Mahi. A very good morning to all of you. It's a 19th live session of Shukla Classes Official. 19th class for basic grammar. आज लाइव क्लास का 19th क्लास है बेसिक ग्रामर के लिए, जिसमें अब तक हम लोग सेकंड इंट्रोगेटिव तक पहुंचे हुए हैं और सेकंड इंट्रोगेटिव में हाउ मेनी को पढ़ रहे हैं। और हाउ मेनी के बारे में कल कुछ बातें आप लोगों को समझाई गई थी। आज सबसे पहले हम लोगों को एक्सरसाइज करना है और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसके पहले आइए देख लेते हैं कि कौन कौन जुड़ा है अभी तक। Good morning everyone. Now I am coming to the topic, and as we have studied how many yesterday, कल हम लोगों ने how many को पढ़ा था लेकिन उस पर एक्सरसाइज नहीं हुआ था। तो आइए सबसे पहले हाउ मेनी पर एक्सरसाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपका बेसिक ग्रामर भी एडवांस की तरफ बढ़ रहा है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आप अगर रिमाइंड कर पाएँ तो फर्स्ट डे का क्लास और आज 19th डे का क्लास, दोनों में धीरे धीरे नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। ऐसे ही जब तक ये ट्रांसलेशन की जर्नी चलेगी तब तक रोज़ कुछ ना कुछ उसमें ऐड होता रहेगा। और अगर आप बराबर इस सेशन से जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं और फिर आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमें करना है हाउ मेनी पर। एक्सरसाइज नंबर 1। फर्स्ट कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिसको आप लोग ट्रांसलेट करिए। फर्स्ट सेंटेंस इज उत्तर प्रदेश में कितने जिले होंगे? उत्तर प्रदेश में कितने जिले होंगे? एंड द सेकेंड सेंटेंस, इस समय भारत में कितने राज्य हैं? And the third sentence, इस गांव में कितने मंदिर होंगे? And the fourth one, 2 वर्ष पहले इस सड़क के किनारे
के किनारे कितनी दुकानें थी? कितनी दुकानें थी? 2 वर्ष पहले इस सड़क के किनारे कितनी दुकानें थी? देयर आर 4 सेंटेंसेस हियर, 4 सेंटेंस है और इसको आप करिए। जिले के लिए आप क्या लिखोगे? डिस्ट्रिक्ट्स। राज्य के लिए आप क्या लिखोगे? स्टेट। मंदिर, टेम्पल, सड़क के किनारे, बिसाइड द रोड या अलोंग द रोड? जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेलिंग क्या लिखेंगे? DISTRICTS, डिस्ट्रिक्ट्स। राज्य के लिए आप लिखेंगे स्टेट। मंदिर के लिए आप लिखेंगे टेम्पल। सड़क के किनारे यानी कि बिसाइड द रोड, बिसाइड द रोड या अलोंग द रोड भी लिख सकते हैं। English with Ram, you have translated wrong. How many district will be नहीं, how many districts will there be? बताया गया था कि जब भी how many क्वेश्चन वर्ड बन करके आएगा तो उसके साथ में आप there का यूज जरूर करोगे जब सेंटेंस हमारा क्या रहेगा? सिंपल टेंस। अभय कुमार, यू हैव ऑल्सो ट्रांसलेटेड रॉन्ग, आपने भी रॉन्ग ट्रांसलेशन किया है। Yes, Mansi Mishra have done right. A very good morning to Kajal Mishra. Yes, Vishal has translated right. Suman Shukla has also translated right. Suman Shukla, that means Ansu. Ansu. She has told her name Ansu. So have you done that? Let's check. आइए चेक करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जिले होंगे। कितने के लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे? हाउ मेनी। और मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी अपने साथ नाउन ले करके चलेगा और नाउन किस में हो जाएगा? प्लूरल में। डिस्ट्रिक्ट्स, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, फ्यूचर में है इसलिए क्या होगा? विल देयर बी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल देयर बी? कहाँ? उत्तर प्रदेश में, इन यूपी। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल देयर बी इन यूपी? That's the response of first sentence and the response of second sentence will be भारत में इस समय कितने राज्य हैं? कितने, कितने के लिए आप क्या लिखोगे? हाउ मेनी। हाउ मेनी। फिर राज्य के लिए आप क्या लिखोगे? स्टेट्स। हाउ मेनी स्टेट्स हैं, प्रेजेंट में है, आर देयर। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर?
इस समय भारत में, इन इंडिया इस समय, एट दिस टाइम। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट दिस टाइम। स्ट्रक्चर इसका आप लोगों को लर्न है या भूल गए? हाँ, लर्न है ना? कि स्ट्रक्चर फिर से लिख दें ऊपर, फिर से लिख दें? चलो एक बार फिर से ही लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा हाउ मेनी प्लस नाउन, और ये नाउन किस में रहेगा? प्लूरल में, प्लस प्रेजेंट से आर, पास्ट से वर, फ्यूचर से हो जाएगा विल, फिर आप क्या लिखोगे? देयर, प्लस बी। ये बी किसके लिए अप्लाई करोगे? फ्यूचर में, प्लस अदर, जो कुछ बचेगा उसको लास्ट में कर दीजिए। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन सेंटेंस टू ट्रांसलेट। इस गांव में कितने मंदिर होंगे? आइए इसको करते हैं। कितने मंदिर होंगे, सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लिखोगे हाउ मेनी टेम्पल्स लिखना है। हाउ मेनी टेम्पल्स होंगे, फ्यूचर में है, विल देयर बी इन दिस विलेज। हाउ मेनी टेम्पल्स विल देयर बी इन दिस विलेज। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ फोर्थ सेंटेंस विल बी 2 वर्ष पहले इस सड़क के किनारे कितनी दुकानें थी? कितनी दुकानें थी? आप लिखोगे हाउ मेनी शॉप्स, दुकानों के लिए शॉप्स, थी पास्ट में है तो क्या हो जाएगा? वर, देयर। हाउ मेनी शॉप्स वर देयर इस सड़क के किनारे, बिसाइड दिस रोड, बिसाइड दिस रोड 2 वर्ष पहले, बिफोर 2 years। हाउ मेनी रोड्स वर देयर बिसाइड दिस रोड बिफोर 2 years। दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ द फोर्थ सेंटेंस। ये चौथे सेंटेंस का रिस्पॉन्स है। सबके राइट है? ठीक है। नाउ राइट अनदर एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज एक और लिखिए। स्ट्रक्चर मैं लिखा रहने देता हूं, इसको मैं नहीं इरेज कर रहा हूं, इसी के बेस पर आपको करना है ये जो स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है। एक्सरसाइज नंबर 2 है, फर्स्ट सेंटेंस है। आपके घर में कितने सदस्य होंगे? कितने सदस्य हैं? आपके घर में कितने सदस्य हैं? एंड द सेकेंड सेंटेंस, इस स्कूल में कितने छात्र होंगे? एंड द थर्ड सेंटेंस, मेरे गांव में
मेरे गांव में कितने मकान होंगे? एंड द फोर्थ सेंटेंस, हाई स्कूल में कितने विषय होते हैं? कितने विषय होते हैं? हाई स्कूल में कितने विषय होते हैं? देयर आर 4 sentences and translate them. Santosh Kumar, how many members are there in your home? Yes, English with Ram has also done right. So should I check now? चेक करें। देखो बेटा, आपके घर में कितने सदस्य हैं? चलो करो। कितने के लिए आप क्या लिखोगे? हाउ मेनी। हाउ मेनी। सदस्य के लिए आप क्या लिखेंगे? मेंबर्स। हाउ मेनी मेंबर्स हैं? आर देयर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर आपके घर में? इन योर हाउस। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर हाउस? दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड सेंटेंस इज, इस स्कूल में कितने छात्र होंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल देयर बी इस स्कूल में? इन दिस स्कूल। इन दिस स्कूल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल देयर बी इन दिस स्कूल? दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड सेंटेंस। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ थर्ड सेंटेंस, मेरे गांव में कितने मकान होंगे? हाउ मेनी मकान, हाउसेस, होंगे फ्यूचर में है। विल देयर बी मेरे गांव में? इन माई विलेज। हाउ मेनी हाउसेस विल देयर बी इन माई विलेज? दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ द थर्ड सेंटेंस। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ फोर्थ सेंटेंस विल बी, हाई स्कूल में कितने विषय होते हैं? करिए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर होते हैं। टेंस मत मान बैठना। एक दिन मैंने समझाया भी था कि तातेती देख करके इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मत समझ जाइएगा। तातेती मेन वर्ब का लास्ट लेटर होगा अगर, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सब्जेक्ट्स आर देयर, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन हाई स्कूल? इन हाई स्कूल।
So I think now you get your concept well clear. अब आपका कॉन्सेप्ट हाउ मेनी पर अच्छे से क्लियर हो गया है कि हाउ मेनी का यूज कैसे करोगे। हाउ मेनी के साथ आप किसको रखेंगे? हमेशा प्लूरल नाउन को, और वर्ब भी हमारा क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। और अगर सिंपल टेंस है तो सिंपल टेंस में आप हमेशा क्या लिखेंगे? देयर। कहाँ लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे। तो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आपका सेंटेंस हाउ मेनी से रिलेटेड सेंटेंस आपका राइट जाएगा। अब बाकी आप लोग अपने से भी इस पे 10-10, 5-5 सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर होता है तो सो फार सो गुड, नहीं होता है तो आस्क अगेन, फिर से आप पूछिए। तो आइए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड पे, दैट इज हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच मीन्स क्या होता है? कितना। और ये हमेशा क्या बताता है? क्वांटिटी। इससे हमेशा क्वांटिटी पूछी जाती है किसी चीज की, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन ना पाए, उन्हें हम कौन सा नाउन बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन्स की हमेशा क्वांटिटी पूछी जाती है, जबकि काउंटेबल नाउन का हमेशा नंबर पूछा जाता है। और काउंटेबल नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाउ मेनी का, जो अभी अभी किया गया है। अब हम अगला क्वेश्चन वर्ड पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज हाउ मच। हाउ मच मीन्स कितना, और इससे आप क्या पूछोगे? क्वांटिटी। तो अब इसके लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे? इसके लिए आप स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे हाउ मच। हाउ मच के बाद भी नाउन आता है, जैसे हाउ मेनी के साथ आ रहा था। मैंने आपसे कहा था कि हाउ मच और हाउ मेनी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, तो हाउ मेनी के बाद भी नाउन था, हाउ मच के बाद भी नाउन रहेगा। अंतर डिफरेंस ये है कि हाउ मेनी के साथ जो नाउन आता था वो हमेशा किस नंबर में रहता था? प्लूरल नंबर में रहता था, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन था। ये अनकाउंटेबल नाउन है तो नंबर की बात ही नहीं है। इसको आप हमेशा किस में लिखोगे? सिंगुलर मोड में लिखोगे। प्लस अब ये सिंगुलर में रहेगा तो इसके साथ प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? इज। पास्ट से क्या लगेगी? वाज। और फ्यूचर से क्या लगेगी? विल। प्लस देयर इसमें भी आएगा, प्लस बी। ये बी वही फ्यूचर में लागू होगा, फ्यूचर में। प्लस अदर, जो कुछ बचता है उसको आप लिखिए। डिफरेंस देखिए, हाउ मेनी के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब भी हमेशा क्या रहता है? प्लूरल। जबकि हाउ मच के साथ नाउन क्या रहेगा? सिंगुलर, और वर्ब क्या रहेगा? वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगा। प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज, फ्यूचर में विल, देयर बी, और फिर जो कुछ बचता है उसको आप लिखोगे। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हाउ मच एंड हाउ मेनी, and the structure written on the board will be applied for how much. Take its screenshot if you wish. अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। It will help you a lot. आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे इस घड़े में कितना पानी है? कितना पानी है? इस घड़े में कितना पानी है? कितना के लिए आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे हाउ मच। लिखिए हाउ मच। फिर आप क्या लिखोगे? नाउन। नाउन क्या है? पानी। हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर। इसके बाद आप क्या लिखोगे? इज। प्रेजेंट में है तो इज। फिर क्या लिखोगे? देयर। हाउ मच वाटर इज देयर इस घड़े में, इन दिस पॉट, या पीचर लिख सकते हो। घड़े की अंग्रेजी होता है पीचर, या अर्थ एंड पीचर। ठीक है, पॉट भी लिख सकते हैं, पीचर भी, अर्थ एंड पीचर।
अर्थन पीचर मीन्स मिट्टी का घड़ा, पीचर मीन्स घड़ा, और पॉट मीन्स भी घड़ा, बर्तन के सेंस में आप लिख सकते हो। तो हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस पीचर। लास्ट में हमने रखा क्वेश्चन मार्क को। तो इस तरह से किसको यूज करेंगे, हाउ मच को। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीवन क्लियर, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हैव यू टू आस्क अगेन, किसी को पूछना है फिर से। क्लियर है बेटा, इधर सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हाँ, हाउ मच के साथ में हमेशा आप क्या रखोगे, नाउन, और नाउन में किस में रहेगा, सिंगुलर में रहेगा, ठीक है। और इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब भी किसको रखेंगे, सिंगुलर। हालांकि प्रेजेंट और पास्ट में ही सिंगुलर होता है, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब नंबर के हिसाब से नहीं यूज होता है भाई। विल बी शैल यूज हम नंबर के हिसाब से नहीं करते हैं, बल्कि एज पर सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। तो ट्रांसलेट कर लेंगे, एक्सरसाइज दे। हाँ, अच्छा, इसमें देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट और है, हाउ, जो हिंदी का क्वेश्चन वर्ड है कितना, कितने और कितनी। तो कितना के लिए आप क्या लिख रहे हो, हाउ मच, हाउ मच। कितने और कितनी, कितने से आप नंबर पूछोगे, कितनी से भी आप नंबर पूछेंगे, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। लेकिन ये बात हर जगह अप्लाई नहीं होगी। मतलब हाउ मच से क्वांटिटी पूछोगे, हाउ मेनी से नंबर, ये बात तो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन कितना, कितने, कितनी के लिए आप हाउ मेनी या हाउ मच ही लिखेंगे इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बात जरूर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, या महत्वपूर्ण की जगह पर आप ये कह सकते हो कि ऐसा हर जगह नहीं होगा। कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जहां पर कितना, कितने, कितनी के लिए आपको कुछ और क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, आइए पहले इस पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब आपको बताते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं एक। एक्सरसाइज नंबर 1, फर्स्ट सेंटेंस है, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितना होता है या कितनी होती है। सेकेंड सेंटेंस, इस गिलास में कितना दूध होगा। एंड द थर्ड सेंटेंस, 2 घंटे पहले इस दिए में कितना तेल था। कितना तेल था। 2 घंटे पहले इस दिए में कितना तेल था। होता है प्रेजेंट में, होगा फ्यूचर में, था पास्ट में। तीनों का तीनों टेंस का एक एक सेंटेंस लिख दिया गया है, तो इसको आप करिए। मानसी मिश्रा, you have done right, you have done wrong. English with Ram has done right. And rest of are not responding now. मोनू कुमार अभी आ रहे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग मोनू। And many of your friends are sleeping now, as every day near about 50 to
55 to 60 students are connected, but today the highest number got 21 because the time has been changed, and I think they have not listened carefully the information about time in the last class. लास्ट क्लास में इन लोगों ने टाइम चेंज हुआ था, इसको सुना नहीं था आई थिंक. Kajal Mishra has done right. आइए आप लोग कर लिए बेटा, चेक करें. देखो, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितना होता है या कितनी होती है, तो करिए. हाउ मच परसेंटेज लिखोगे तो वो आप काउंटेबल नाउन पूछने लग जाओगे, इसलिए हाउ मेनी का यूज हो जाएगा. हाउ मच जल की मात्रा, क्वांटिटी, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देयर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देयर मनुष्य के शरीर में इन ह्यूमन बॉडी. How much quantity of water is there in human body? That's the response of first sentence, and the response of second sentence will be इस गिलास में कितना दूध होगा. करिए, होगा फ्यूचर में है, यानी कि how much milk will there be, how much milk will there be इस गिलास में, in this glass. ग्लास में ध्यान देना, ग्लास हमेशा शीशे के ग्लास के लिए बोला जाता है. अगर वो मेटल का ग्लास है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैम्बलर. ठीक है, टैम्बलर. जैसे स्टील का ग्लास हो गया, पीतल का ग्लास हो गया, तांबे का ग्लास हो गया, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, टैम्बलर. और शीशे का ग्लास है तो उसको आप क्या बोलोगे, गिलास है तो उसको आप बोलोगे ग्लास. 2 घंटे पहले इस दिए में कितना तेल था पास्ट में है, यानी कि हाउ मच ऑयल वॉज देयर, हाउ मच ऑयल वॉज देयर इस दिए में इन दिस लैम्प. मीन्स दिया. या हाउ मच ऑयल वॉज देयर इन दिस लैम्प 2 घंटे पहले, बिफोर 2 hours. हाउ मच ऑयल वॉज देयर इन दिस लैम्प बिफोर 2 hours. दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ थर्ड सेंटेंस. So have you done all the 3 sentences correct? आप लोगों ने सारे सेंटेंसेस को करेक्ट किया? यहां तक बेटा सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाउ मेनी, हाउ मच. एक और एक्सरसाइज कराएं हाउ मच पे. हाँ, यू नीड दैट. ठीक है, एक और एक्सरसाइज कर लो तब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2. आपके बाइक में कितना पेट्रोल होगा?
कितना पेट्रोल होगा। आपके बाइक में कितना पेट्रोल होगा। एंड द सेकेंड सेंटेंस, उस व्यक्ति में इस घर में कितना धूल है। एंड द थर्ड सेंटेंस, बाल्टी में, हाउ मच पे ज़्यादा सेंटेंसेस बनते नहीं हैं, बहुत रेयर सेंटेंसेस बनते हैं, क्योंकि मात्रा जनरली हम अपने आसपास जितनी भी यूज होने वाली अनकाउंटेबल थिंग्स हैं उन्हीं की पूछते हैं। तो हमारे आसपास जो यूज होने वाली अनकाउंटेबल थिंग्स हैं क्या है, यही धूल, मिट्टी, पानी, दूध, तेल, यही सब होता है। तो इसीलिए इन्हीं पर सेंटेंसेस ज़्यादातर बनते हैं। बाल्टी में कितना पानी था। आपके बाइक में कितना पेट्रोल होगा। इस घर में कितना धूल है। बाल्टी में कितना पानी था। अनन्या श्रीवास्तव, यू आर लेट टुडे। सो शुड आई चेक नाउ। चेक करें आपके बाइक में कितना पेट्रोल होगा। होगा कितना, हाउ मच। पेट्रोल के लिए आप क्या लिखोगे, पेट्रोल ही लिखोगे। हाउ मच पेट्रोल विल देयर बी आपके बाइक में, इन योर बाइक, in your bike. How much petrol will there be in your bike? That's the response of the first sentence. And the response of second sentence will be, इस घर में कितना धूल है। How much dust, धूल को क्या बोलते हो, dust, is there। याद रखना अभी किसी ने इसमें R लिखा था, तो R लिखा था, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हाउ मच के साथ वर्ब हमेशा क्या रहेगा, हमारा हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो हाउ मच डस्ट इज देयर इस घर में, इन दिस हाउस। हाउ मच डस्ट इज देयर इन दिस हाउस, दैट्स द रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड सेंटेंस। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ थर्ड सेंटेंस विल बी, हाउ मच water was there इस, अच्छा बाल्टी में है, in the bucket। how much water was there in the bucket, that's the response of the third sentence। so hope that यहां से आपका how many और how much का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाउ मेनी अपने साथ में काउंटेबल नाउन को लेगा, इसलिए आप इसके साथ में नाउन को प्लूरल मोड में रखेंगे और वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल। हाउ मच अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन लेता है जिसका नंबर होता ही नहीं है,
इसलिए इसके साथ में आप वर्ब किसको रखेंगे, सिंगुलर को रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ मेनी, हाउ मच जब भी यूज किए जाएंगे सिंपल टेंस में तो ये अपने साथ में देयर को जरूर लेंगे। तो अगर इन बातों को हम फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो हाउ मेनी और हाउ मच से हम अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं, अच्छा ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और अच्छी इंग्लिश को लिख भी सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ से सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये सभी का क्लियर है? हाउ मेनी और हाउ मच का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया? प्लीज रिस्पॉन्ड, जवाब दें आप लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए अब। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, अभी मैं आपको बता रहा था कि कितना, कितने या कितनी के लिए आप हाउ मेनी और हाउ मच का यूज तभी करोगे जब इनसे नंबर या क्वांटिटी पूछी जाएगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी कितना, कितने, कितनी से हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, आश्चर्य प्रकट करते हैं, यानी कि इससे क्या बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। और अगर रफ आइडेंटिफिकेशन को लें तो कितना, कितने, कितनी के बाद में क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। कितना, कितने, कितनी के बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव, या क्या आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है। कितना, कितने, कितनी के बाद में जब नाउन आ रहा था तब आप हाउ मेनी और हाउ मच का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर इसके बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तब आप क्या करोगे। जैसे देखिए, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने चालाक हो। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है बल्कि आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, हम सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहे हैं कि तो अरे तुम कितने चालाक हो। सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है, क्या है, ये कौन सा साइन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हम कहाँ करते हैं, जब सेंटेंस में क्या हो, एक्सक्लेमेटरी सेंस हो, विस्मय का सेंस हो, आश्चर्य का भाव हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो बल्कि आप आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। तो इसके लिए कितने के लिए क्या लिख दोगे, हाउ मेनी, अभी यही तो पढ़े थे। हाँ, क्या लिखोगे हाउ मेनी मत लिखना। मैंने कहा था ना कि कितने या कितनी के बाद नाउन आएगा, नाउन आने पर हाउ मेनी या हाउ मच। ठीक है, चालाक क्या है, एडजेक्टिव है। चालाक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, तुम की। और तुम क्या होता है, तुम क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को जो भी वर्ड मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो अब उसने कितनी बेवकूफ़ी से यह काम किया, कितनी बेवकूफ़ी से। अब देखो, बेवकूफ़ी से ये कौन सा वर्ड है, ये एडवर्ब है। बेवकूफ़ी से, बेवकूफ़ी से काम किया। बेवकूफ़ी शब्द काम को मॉडिफाई कर रहा है, काम करने को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जो भी शब्द वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो ओवरऑल एज अ होल सब मिलाकर हमें ये जानना है कि कितने के बाद में अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो हमें क्या करना है, ये हमारा मेन पॉइंट है। और केवल उसी बात को ध्यान में नहीं रखना है कि हाउ मेनी और हाउ मच लिखना है, लेकिन जब वो अपने साथ में क्या लिया रहेगा, नाउन को लिया रहेगा। तो अब इसके लिए आप क्या स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे, इसके लिए आप स्ट्रक्चर अप्लाई करोगे हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस स्ट्रक्चर विल बी अप्लाइड, कीप इन माइंड, इसको आप दिमाग में रखिएगा। हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर, और लास्ट में हम क्या रखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क को रखेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं तुम कितने चालाक हो, इसको आप क्या करोगे। करिए, आपका स्ट्रक्चर बोल रहा है सबसे पहले आप क्या लिखिए, हाउ, फिर आप क्या लिखोगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, चालाक। चालाक की इंग्लिश क्या होता है, क्लेवर या कनिंग भी लिख सकते हैं, हालांकि कनिंग मीन्स धूर्त होता है, चालाक और धूर्त दोनों शब्दों में अंतर है। हाउ क्लेवर, फिर आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, और फिर आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, हो प्रेजेंट में है तो क्या लगेगा, आर। अब बाकी कुछ बचा नहीं तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ क्लेवर यू आर, हाउ क्लेवर यू आर, हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में है। तुम कितने चालाक हो। या ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेंटेंस जब हम लोग आई थिंक सेकेंड क्लास में पढ़ रहे थे, तो सेकेंड क्लास में, बेसिक क्लास के सेकेंड क्लास में सारे सेंटेंसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी एक्सप्लेन किया गया था, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में ये सारी बातें हमें बताई गई थी, समझाई गई थी। तो ये क्लियर हो गया, इसको कैसे करोगे सबका, बेटा सब लोग समझ गए इसको। देखो एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, लेकिन एडवर्ब ज्यादातर आपको सिंपल टेंस में नहीं मिलेगा। एडवर्ब किस में मिलेगा, टेंस में, क्योंकि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, और जब सेंटेंस में वर्ब आएगा तो वो क्या बन जाएगा, टेंस बन जाएगा। बाकी सिंपल टेंस में एडजेक्टिव और टेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ सकता है। ठीक है, तो अभी मैं एडवर्ब बेसिक सेंटेंसेस पर आपको एक्सरसाइज नहीं दे सकता, ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवर्ब आए। रीजन ये है कि अभी टेंस मैंने पढ़ाया नहीं है, सिंपल टेंस में पढ़ाया हूँ, तो जो मैं पढ़ाया हूँ बस उतने लिमिट में ही मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा। जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती जाएंगी वैसे वैसे एक्सरसाइज का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो अब इस पे सब लोग कर लेंगे। अच्छा, मोनू कुमार सर जी फिर से बता दीजिए। ठीक है भैया, मोनू कुमार ये बताया जा रहा है कि कितना, कितने, कितनी से जब हम नंबर नहीं पूछेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ना नंबर पूछेंगे ना क्वांटिटी पूछेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आश्चर्य प्रकट करेंगे, सरप्राइज शो करेंगे, तो ऐसे में हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर है, हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। हाउ लिखने के बाद आप एडजेक्टिव लिखोगे, सिंपल टेंस में खैर एडवर्ब आएगा ही नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया है कि हाँ ये भी आ सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और फिर जो कुछ बचा रहेगा इसको आप कर दोगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया गया है कि तुम कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर, ये लिख करके हमने इसको ट्रांसलेट किया। तो आई थिंक अब सबका कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब सुमन शुक्ला पूछ रही हैं कि सर एडजेक्टिव और एडवर्ब भी पहचानना बता दीजिए। देखो बेटा, एडजेक्टिव शब्द को अगर आप एनालिसिस करोगे, एडजेक्टिव शब्द दो वर्ड से मिलकर के बना है। क्या होता है ये, देखो अगर एडजेक्टिव का आप एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि ये दो वर्ड से मिलकर के बनता है, एड प्लस जेक्चर।
ऐड प्लस जेक्चर। ऐड मीन्स होता है जोड़ना और जेक्चर मीन्स क्या होता है, गुण, जो गुणों को जोड़े। और किसके गुणों को जोड़ेगा, गुण किसका होगा, जो चीजें विजिबल होती हैं, जो दिखाई पड़ती हैं उनका गुण होता है, या जो महसूस होती हैं उनका गुण होता है। तो महसूस कौन सी चीज होती है या दिखाई कौन सा चीज पड़ता है, नाउन। और नाउन के यूज से, मतलब नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए, नाउन का यूज हम बार बार न करें, इसलिए किसका जन्म हुआ, प्रोनाउन का, प्रोनाउन का जन्म हुआ। अब प्रोनाउन को भी आप अगर एनालिसिस करोगे ना, तो इसमें आप पाओगे दो शब्द से बनता है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मतलब क्या होता है, के लिए, और नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। तो नाउन के लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। फिलहाल ये सुमन पूछ रही हैं कि सर एडजेक्टिव को बताइए, तो एडजेक्टिव मैं आपको समझा रहा हूं, जो गुणों को जोड़े। और किसके गुण को जोड़ेगा, जो चीजें विजिबल होती हैं या रियलाइज होती हैं। तो विजिबल होता है नाउन, रियलाइज होता है नाउन। और नाउन को हम बार बार नहीं यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में अगर आप बार बार नाउन को यूज करोगे तो योर सेंटेंस विल बिकम ऑड, आपका सेंटेंस बड़ा अजीब हो जाएगा। तो नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का जन्म हुआ। तो प्रोनाउन भी क्या हो गया, विजिबल हो गया। भाई नाउन अगर विजिबल या रियलाइज्ड है तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो भी क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा या रियलाइज्ड हो जाएगा। तो नाउन और प्रोनाउन, इनके गुण हमें दिखाई पड़ते हैं या महसूस होते हैं, और इन्हीं में क्या किया जाता है, गुणों को जोड़ा जाता है। तो गुणों को जोड़ने के लिए जो शब्द आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। बुकिश डेफिनेशन आपका क्या बोलता है, किताबी परिभाषा क्या बोलती है, जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में सुमन ने पूछा था, सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है, एडवर्ब काम करता है। सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन काम करता है या कौन काम करता है, प्रोनाउन काम करता है। कभी किसी एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनते हुए देखा, कभी किसी वर्ब को सब्जेक्ट बनते हुए देखा। वर्ब सब्जेक्ट बनेगा भी ना तो नॉन फाइनाइट बनता है। नॉन फाइनाइट यानी कि जीरंड बनेगा या इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बनता है। और जब जीरंड या इन्फिनिटिव, जीरंड और इन्फिनिटिव अल्टीमेटली होते तो वर्ब ही हैं, लेकिन सेंटेंस में किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। तो सब मिलाकर के बात घूम फिर करके इसी पर आ जाएगी कि नाउन के रूप में किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का यूज होगा, सॉरी सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा या प्रोनाउन का यूज होगा। तो ठीक है, जो भी शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा उसे आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव बोलोगे। अब सुमन का क्लियर है। और जो भी शब्द क्या करेगा, एडजेक्टिव की या वर्ब की विशेषता बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे उसने बहुत चालाकी से यह काम किया, बहुत चालाकी से, बहुत चालाकी से। आप देखो चालाकी, चालाक से बना क्या है, चालाकी, ठीक है, वेरी क्लेवरली। यहां पर तो चालाकी एडवर्ब है, और एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जब हम लोग आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो जो बुक का डेफिनेशन हमारा है वो कहता है कि द वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जो भी शब्द वर्ब की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन एडवर्ब इज सच अ पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट नॉट ओनली मॉडिफाइज अ वर्ब बट इट मॉडिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट अ नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। तो केवल वर्ब के ही चक्कर में नहीं रहिएगा, ये औरों की भी विशेषता बताएगा। तो खैर एक टॉपिक को छोड़ करके अभी हम दूसरे टॉपिक पर नहीं चलेंगे। आई थिंक जितनी बातें बताई गई हैं इस बात से एडजेक्टिव या एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने का स्किल आपने सीख लिया होगा। समझ में आ गया कैसे पहचानेंगे। तो आइए जो अभी पढ़े थे इस पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, द फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस है
वह कितना बुद्धिमान होगा। सेकंड सेंटेंस, यह पेन कितना सस्ता है। वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। एंड द थर्ड सेंटेंस, यह लड़का कितना लापरवाह है। कितना लापरवाह है। यह लड़का कितना लापरवाह है। There are 3 sentences here. Translate them. हो गया बेटा, कर लिए। देखो यहां पर कितना के बाद क्या है, बुद्धिमान। कितना के बाद में क्या है, बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या है, एडजेक्टिव है। कितना सस्ता, सस्ता क्या है, एडजेक्टिव है। कितना लापरवाह, लापरवाह क्या है, एडजेक्टिव है। तो लगभग सब कितना के बाद में आया है, एडजेक्टिव। तो करिए, सबसे पहले कितना के लिए आप क्या लिखोगे, हाउ। फिर आप लिखोगे बुद्धिमान के लिए वाइज, इंटेलिजेंट, जुडिशियस, कुछ भी लिख सकते हो। हाउ वाइज ही विल बी। हाउ वाइज ही विल बी। विल ही भी नहीं करना है, क्योंकि विल ही भी हम किस में करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इज इक्वल टू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसके जैसा होता है, असर्टिव सेंटेंस के जैसा होता है। और असर्टिव सेंटेंस में हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लिखते हैं, इसलिए यहां पर भी विल बी को हम एक साथ में लिखेंगे। यह पेन कितना सस्ता है, हाउ। सस्ता के लिए क्या लिखोगे, चीप। हाउ चीप यह पेन, दिस पेन इज। हाउ चीप दिस पेन इज। यह लड़का कितना लापरवाह है, हाउ केयरलेस दिस बॉय इज। हाउ केयरलेस दिस बॉय इज। हेंस वी यूज हाउ। इस तरह से हम हाउ को यूज करेंगे। कब, जब ये अपने साथ में क्या ले लेगा, एडजेक्टिव ले लेगा या एडवर्ब को ले लेगा। तो ये आपको बताया गया किसके साथ में, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ में। मतलब हाउ मेनी और हाउ मच को यूज करते समय इसका भी ध्यान रखिएगा कि आपने ये पढ़ा कि कितना, कितने, कितनी के लिए केवल हाउ मेनी या हाउ मच ही यूज होगा। इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ये डिपेंड करेगा किस पे, कंडीशन पे, कि वो अपने साथ में नाउन लिया है कि एडजेक्टिव लिया है कि एडवर्ब लिया है। अगर आप इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाओगे तो इनका आप सही से यूज कर पाएंगे। तो होप यहाँ से आपका हाउ मेनी, हाउ मच और हाउ मेनी, हाउ मच को यूज करते समय उसमें कौन सी विशेष बात का ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की टाइमिंग हम लोगों की रहेगी 6:30 से। सुन लीजिए ध्यान से, कल बहुत सारे लोगों ने ध्यान से नहीं सुना है इसलिए जुड़े नहीं हैं। 6:30 to 7:30 रहेगी इवनिंग में। ये टाइमिंग इवनिंग में रहेगी। आज संडे की वजह से आपको 9:30 पे पढ़ाया गया है। बाकी
रोज़ के लिए हमारा टाइमिंग यही रहेगा 6:30 to 7:30। तो मिलते हैं कल के क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास।